कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा आप लोग यहाँ पे जो भी बिहार में शिक्षक भर्ती का परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उनका यहाँ पे TRE 3 और TRE 4 एग्जाम होने वाला है। ठीक है, TRE 4 तो नहीं, लेकिन बोल सकते हैं अभी जो सडन जो एग्जाम है आपका TRE 3 का है, बाकी उसके बाद TRE 4 एग्जाम होगा। तो पता ही होगा उसके लिए आपका यहाँ पे NCERT कितना ही ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें जो भी सारा NCERT है ना, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, वो सबको हम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज हमको यहाँ पे MCQ लग रहा है कि हो सकता है ये सवाल पूछा जा सकता है, मैं उस टाइप का चैप्टर वाइज MCQs आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी जो ये सारा बुक्स मैंने बताया ना, SCERT NCERT, इसको मैंने पढ़ा रखे हैं 6 से लेकर क्लास 10 तक। उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे चैनल बना हुआ है, तो जाकर वहां पे आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये जो क्लास होने वाला है ये क्लास 6 का यहाँ पे हिस्ट्री होने वाला है। इसमें जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो चैप्टर्स आपको नजर आते होंगे। पहला चैप्टर है हमारा अतीत है, उसके बाद चैप्टर 2 है क्या, कब, कहीं और कैसे है, आरंभिक समाज है। तो इसी को एक एक करके हम देखते चलेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यहाँ पे MCQs बन रहा है। ठीक है, तो क्लास के आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को अपना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है। पहला जो चैप्टर का नाम है हमारा अतीत नाम है, तो इससे देख लेते हैं क्या कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यहाँ पे MCQs बन सकता है। पहला जो सवाल यहाँ पूछा दिया गया है कि हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखिएगा जो हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग किया गया था वो हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर को यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि थ्योरीडाइस के इतिहास लिखने की पद्धति को क्या कहा जाता है। तो जो उसके इतिहास को कहा जाता है ना, उसको कहा जाता है यहाँ पे प्रबोधक कहा जाता है। तो आप लोग इसको भी प्रबोधक यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि आरंभ में किसका इतिहास लिखा जाता था। तो याद रखिएगा जो आरंभ में इतिहास लिखा जाता था, जो वहां के राजा होते थे उनका यहाँ पे इतिहास लिखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में इतिहास को किस तरह का विषय माना जाता है। तो आपको पता होगा अगर इतिहास पढ़ रहे होंगे तो आप SST के स्टूडेंट होंगे, सोशल साइंस के स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ पे जो ये माना जाता है वो सामाजिक विज्ञान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जिस समय का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जब से यहाँ पे लिखित विवरण जब से मिलना स्टार्ट हो जाता है तो इतिहास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है, और जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, यानी कि इतिहास का ऐसा रूप जिसपे लिखित कुछ भी नहीं मिलता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो भी 5 क्वेश्चंस मैंने बचाए ना, तो बहुत ही यहाँ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है क्या, कब, कहीं और कैसे। तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे इंपोर्टेंट आपका MCQs बन रहा है जो कि इंपोर्टेंट रहने वाला है। पहला यहाँ पे सवाल आइएगा, इसमें तो दिया गया है कि इतिहास जानने के कितने प्रमुख स्रोत है। तो जो इतिहास जानने के यहाँ पे प्रमुख स्रोत है ना, वो 2 स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है कि इनमें से कौन एक प्राचीन भाषा है। तो जो प्राचीन भाषा है वो कौन सा भाषा है, वो प्राकृत भाषा है। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल में जैसे ही आइएगा तो तीसरा सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या सवाल है, जैसे कि देख सकते हैं दिया गया है कि सिक्कों से किसकी जानकारी मिलती है। तो सिक्का से जो जानकारी मिलता है ना, तो वो जानकारी मिलता है कि वहां पे विदेशी व्यापार वगैरह हो रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि संग्राहक किसे कहा जाता है। जो संग्राहक होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जो यहाँ पे भोजन जमा करता है, यानी कि जो संग्रह करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन पे जैसे ही आते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि प्राचीन काल में यात्रा का प्रमुख कारण क्या था। तो प्राचीन काल में मेन यात्रा का या रहने का या कहीं आने जाने का जो मेन कारण था वो भोजन था, कि एक जगह भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता था, इसलिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। 6 नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बताना चाहेंगे जो भी लोग यहाँ पे BPSC का
टीआरई 3.0 का तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे तैयारी कर रहे हैं और उनको चाहिए कि ये कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और पूरा आपका यहाँ पे सिलेबस कवर करता हो, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए बीपीएससी का यहाँ पे सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूँ। ये किट बनाने में मतलब इतना बात का ध्यान रखा गया है, जो भी आपका सिलेबस है चाहे वो पीआरटी का हो, पीजीटी का हो, टीसीटी का हो, वो सारा कुछ इसमें संपूर्ण किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये पीआरटी के और 6 to 8 के लिए ये चीज़ लागू होता है। इसमें क्या जो कंटेंट मिलेगा आपको वो मिलेगा एनसीईआरटी एससीईआरटी के चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, क्लास 6 से 10 तक के। वो होगा साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का। साथ ही साथ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट वाइज होंगे। साथ ही साथ बीपीएससी के टीआरई 1, 2, 3 का सारा का क्वेश्चन सेंसर मिलेगा, ताकि आपका एक क्वेश्चंस का संकलन देख सकें किस तरीका का सवाल वहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद टॉप 500 करंट अफेयर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारा कुछ आपको एक पैकेज मिल जाएगा, ताकि आप घर बैठे वहाँ पे बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे 7 यहाँ पे देख सकते नंबर देख सकते हैं 9176800345 पर यहाँ पे हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। इसका लिंक मैं अपना चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इस नंबर पे हमको मैसेज कर दीजिएगा। मात्र और मात्र आपको जो लगेंगे चार्ज और 299 में ये सारा कुछ आपको एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिल जाएगा। इसमें से बहुत सारा जो क्वेश्चन है नोट्स से टीआरई 1, 2 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप जिसको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। कि हमारे देश को इंडिया किन लोगों ने कहा था? आपको पता होगा जो इंडिया कहने वाले लोग थे सबसे प्रथम बार यूनानी वासी लोग थे, यूनान के लोग थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर और उसमें देखते हैं क्या कुछ आपका यहाँ पे इंपोर्टेंट दिया गया। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आरंभिक समास। तो देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आरंभिक समाज से आपका सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल इस चैप्टर से दिया गया है कि सर्वप्रथम मानव ने किस वस्तु के औजार बनाए थे? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो मानव ने यहाँ पे जंगलों में जो औजार बनाया था शिकार करने के लिए, वो पत्थर का यहाँ पे औजार बनाया था, ठीक है। अगला सवाल की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पे आपके लिए दिया गया है। क्या है सवाल कि निम्नलिखित में से सही क्रम बताएं। जो सही क्रम यहाँ पे आपको बताना है, तो सबसे सही क्रम देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है कि पूरा पाषाण काल आया था, उसके बाद मेसोलिथिक युग आया था, फिर यहाँ पे नवपाषाण युग आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल आता है आरंभिक मानव कहाँ रहता था? जो सबसे पहले यहाँ पे जो मानव हुए थे वो कहाँ पे रहते थे? जो सबसे पहले मानव कहाँ पे रहते? गुफाओं में रहते थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। वो मानते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा ऑप्शन कम है तो दिया गया जंगल में, तो जंगल में रहते थे, लेकिन एग्जैक्ट अगर के आप आंसर देखिएगा तो वो जो यहाँ पे आंसर होगा गुफाओं में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? जो पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी ना, वो आग जलाना था। आग की खोज कहाँ पे हुआ था? तो पाषाण युग में हुआ था, पत्थर वाले युग में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में मानव की आयु कितनी होती थी? यानी कि पूरा पाषाण काल जो था, जो आयु होती थी ना लोगों को, वो यहाँ पे 30 से 35 वर्ष ही होती थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग भूलिएगा नहीं। 6ठा नंबर क्वेश्चंस की तरफ जैसे ही आइएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चंस दिया गया है। क्या दिया गया है मैं आपको बताते चलता हूँ। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सॉरी एक सेकंड ऊपर चला गया। 6ठा क्वेश्चन है यहाँ पे कि पाषाण युग में हुसंगी जो थे में क्या पाया गया? ये जो जगह का नाम है हुसंगी, इसमें क्या पाया गया था? तो याद रखिएगा जो यहाँ पाया गया था वो यहाँ पे उद्योग स्थल भी पाया गया था, अनेक झरने पाए गए थे, पाषाण युग के अवशेष भी पाए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कि ये सभी पाए गए थे। अगला सवाल आता है कि आरंभिक मानव से संबंधित स्थल पैसरा कहाँ अवस्थित है? तो जो ये पैसरा जो अवस्थित है ना, वो आपका अवस्थित है मुंगेर जिला में, बिहार के मुंगेर जिला में। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, यहाँ पे अगला सवाल जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि चिरांद कहाँ स्थित है? तो चिरांद दोस्तों स्थित है ना, वो आपका यहाँ पे छपरा जिला में स्थित है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर
चार का जो नाम है आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, उसका नाम है कृषक, पशुपालक तथा संग्राहक। तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ आपका सवाल इंपोर्टेंट दिया गया है। पहला सवाल यहाँ पे आएगा कि किस काल में मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया था। जो खेती के यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ना, वो हुआ था मध्य पसार कांड में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मध्य पसार कांड में पशुओं को मनुष्य ने क्यों पाला। तो जो सबसे पहले यहाँ पे पशुपालन मनुष्यों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो वो क्यों किया गया था, तो वो जो किया गया था यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, वो खेती करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पे देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि क्या पूछा गया कि बुर्ज होम में लोगों का निवास स्थान कहाँ होता था। तो जो बुर्ज होम के लोग होते थे ना, वो यहाँ पे गड्ढा में रहते थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि जनजाति का सरदार किसे बनाया जाता था। तो जनजाति का सरदार बनाया जाता था वो जो सबसे उत्तम पुरुष होते, जो सबसे ज्येष्ठ पुरुष होते थे, उनको बनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आइएगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि मध्य पाषाण काल में पुरुष किस प्रकार के औजार बनाता था। तो जो मध्य पाषाण काल में यहाँ पे बनाया जाता था, वो बनाया जाता था आपके छोटे औजार बनाए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ के लोग का क्या व्यवसाय था। तो जो मेहरगढ़ के लोग थे ना, वो यहाँ पे खेती करते थे, वही मेन व्यवसाय उनका वही था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन पे जैसे ही आइएगा, सातवां नंबर में बताया गया है कि कब्र किससे बनाई जाती थी। तो जो कब्रें बनाए जाते थे वो पत्थर से बनाए जाते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में। यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है आरंभिक पशुपालक तथा सहायक। ठीक है, तो यहाँ पहला सवाल इस चैप्टर का आता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये पाकिस्तान में वर्तमान का स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा सवाल है कि कांस्य उपकरण की सहायता से मनुष्य ने कौन काम किया। तो कांस्य के उपकरण से जो यहाँ पे काम किया था, जो भी औजार बने थे ना, उससे यहाँ पे आवास बनाया, खेती बनाया, नहर बनाया, ये सारे काम हुए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है कि नगर में कौन रहते थे। तो जो नगर में उस समय के जो रहते थे लोग, वो राजा भी रहते थे, व्यापारी भी रहते थे और मजदूर भी रहते थे। तो यहाँ पे इनमें से सभी इसका सबसे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 4 नंबर क्वेश्चन कि शहर का नगर दुर्ग किधर बनाया जाता था। तो यहाँ पे जो शहर का नगर दुर्ग बनाया जाता था, वो बनाया जाता था यहाँ पे दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है कि शहरों में नालियां होती थी। तो जो नालियां होती थी वो किस तरीका के होती थी, वो ढकी हुई होती थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कैट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा दिया गया है कि हड़प्पा में मिली अधिकांश मुहरें थी। तो जो अधिकांश मुहरें उस समय के थी वो किस तरीके की थी, तो वो चौकोर थी। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ मैं अपने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ शेयर कर दूंगा, तो जाकर वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पे दे दूंगा, तो उससे आप लोग ज्वाइन करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि सिंधु सभ्यता काल में मृतकों को क्या किया जाता था। तो यहाँ पे जो मृतक थे ना, उस समय उनको दफनाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट उत्तर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, क्या कुछ उसमें इंपोर्टेंट चीज दिया गया है। यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है जीवन के विभिन्न आयाम। तो ठीक है, इस चैप्टर से देख लेते हैं क्या कुछ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यहाँ पे बन रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। सबको पता होगा ये सवाल कि जो वेदों की कुल संख्या है यहाँ पे 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्व वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो जो यहाँ पे पूर्व वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किसकी रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। तो जो पूर्व वैदिक काल में सबसे बाद में रचना हुआ था, आपको यहाँ पे ऋग्वेद में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है चौथा क्वेश्चन नंबर 4 कि युद्ध किसके लिए नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे युद्ध जो किसके लिए नहीं किया जाता था, वो पुत्र के लिए नहीं किया जाता। बाकी यहाँ पे मवेशी के लिए, धन के लिए, क्षेत्र के लिए हमेशा से यहाँ पे युद्ध होते आए हुए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो यहाँ पे सवाल दिया गया है
कि जन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो जो जन शब्द प्रयुक्त होता था ना, वो यहाँ पे साधारण लोग के लिए प्रयुक्त होता था। अभी भी बोलते हैं कि जनता जनार्दन, जन मतलब जनता, ये समझ लीजिएगा। अगला सवाल है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन की पूर्व वैदिक काल में प्रार्थना कहाँ की जाती थी। तो जो उस समय प्रार्थना जो किया जाता था ना, वो किया जाता था खुले में, मतलब कहीं भी ग्राउंड में हो गया या कहीं भी आसमान के नीचे ये प्रार्थना करते थे। उस समय यहाँ पे मंदिर वगैरह नहीं होते थे, आप लोग याद रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल की कौन सी विशेषता थी। तो जो उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी, राज्यों का उदय, लोहे का प्रयोग और वर्ण व्यवस्था, ये सारा कुछ व्यवस्था था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है प्रारंभिक राज्य। ठीक है, तो प्रारंभिक राज्य का पहला सवाल है यहाँ पे कि जनपद की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है। तो वो मिलती है बौद्ध साहित्य से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो जो 6ठी शताब्दी की बात हो रहा है ना, उस समय यहाँ पे 16 जनपद थे, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, दिया गया है आपका कि मगध राज्य की राजधानी कहां पे थी। तो जो मगध राज्य की राजधानी थी ना, वो पाटलिपुत्रा में थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी। तो जो जाति प्रथा आधारित थी ना उस समय, वो जन्म पर ही आधारित थी। वर्तमान समय में भी वही है, ऐसा नहीं है कि आपको जन्म के 10 साल के बाद आप दूसरे जाति के हो जाते हैं। तो ये जो निर्धारित होता है वो जन्म से होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वज्जी महाजनपद क्या था। एक गणराज्य था, व्यापारिक राज्य था, जनतांत्रिक राज्य था, या यहाँ पे सैनिक राज था। तो याद रखिए जो वज्जी था ना, एक गणराज्य था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि राजा भूमि का उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में यहाँ पे देता था। तो जो यहाँ पे कर के रूप में दिया जाता था ना, 1/6 दिया जाता था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपका दिया गया है कि कौन सा जनपद गणराज्य था। आप लोग मैंने बताया जो सबसे पहला जनपद था जो गणराज्य था, वो था आपका यहाँ पे कौन सा। तो वो था आपका वज्जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल यहाँ पे राइट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, देख लेते हैं उसमें क्या कुछ इंपोर्टेंट आपके लिए दिया गया। यहाँ से जो स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होता है क्लास 6 का हिस्ट्री का, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, पहला ही सवाल इसमें आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। जो उनका जन्म हुआ था ना, वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो जो उस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। तो ये जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था। बहुत ही इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। महावीर स्वामी ने किस उम्र में अपना घर छोड़ा था। तो जो यहाँ पे देखिएगा महावीर के बारे में पूछ रहा है। तो महावीर जो यहाँ पे घर छोड़े थे, ये 29 साल की उम्र में छोड़े थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो दिया गया है कि महावीर ने उपदेश दिया, ये किस चीज में विश्वास करते हैं, हम बार बार घर त्याग दो या तपस्या करो या सन्यासी बनो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अहिंसा का पालन करने के लिए यहाँ पे अपना उपदेश दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जल मंदिर, बहुत बार सवाल भी पूछा जा चुका है कि जल मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो जो जल मंदिर स्थित है ना, वो पावापुरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, यहाँ पे पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, उपनिषदों की संख्या कितने हैं। ये तो बच्चा वाला सवाल है, सब लोग जानते हैं। उपनिषदों की जो टोटल संख्या है 108, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उपनिषद का अर्थ क्या होता है। देखिए ये सवाल बहुत बार यहाँ पे सवाल विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे अपने गुरु के समीप बैठना इसका मेन अर्थ होता है, याद रखिएगा। उपनिषद का अर्थ गुरु के निकट बैठना। लेकिन अगर के मान चलिए मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप हमारे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से वो उपनिषद बोल सकते हैं हम वहां पे, यानी कि गुरु के निकट बैठ के ज्ञान अर्जित करना इसका मेन अर्थ होगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन जैसे ही आइएगा, दिया गया है यहाँ पे कि उपनिषद के अनुसार जीवन की कितनी अवस्थाएं होती है। तो जो जीवन की अवस्थाएं होती है ना, वो 2 अवस्थाएं होती हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, यहाँ से एक चैप्टर 9 स्टार्ट होने वाला दोस्तों, जिसका नाम है प्रथम साम्राज्य। ठीक है,
पहला सवाल आता है कि मगध के मौर्य राज की स्थापना कब हुआ था। तो जो मौर्य राज का स्थापना हुआ था वो 321 ईसा पूर्व में हुआ था। चाणक्य कौन था। तो जो चाणक्य थे ना एक ब्राह्मण थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा आपका दिया गया है, क्या दिया गया है कि यूनानी सम्राट सिकंदर ने भारत के किस राज्य को जीता था। तो जो उस समय जो आया था सिकंदर ने सबसे पहले यहाँ पे पंजाब को जीता था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि अशोक कहाँ का सम्राट था। तो जो अशोक था वो मगध का सम्राट था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि अशोक किसके उपदेश से प्रभावित हुआ था। तो जो अशोक था ना यहाँ पे वो महात्मा बुद्ध के प्रभाव से प्रभावित हुआ था ये। अगला आता है कि किस युद्ध की विजय के बाद अशोक के जीवन में परिवर्तन आया था। तो जो यहाँ पे कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध के बाद ना ये इन्होंने देखा अशोक ने कि इससे बहुत जनसंहार हो गया है। उस समय के बाद से ये युद्ध को भी त्याग देते हैं और एक समाज कल्याण के रूप में आगे बढ़ते हैं अशोक यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा ये गलत को चुनने के लिए बोल रहा है। अशोक ने युद्ध छोड़ दिया था। हाँ, कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध छोड़ दिया था, तो ये तो सही है। अशोक ने धर्म का प्रचार किया, बिल्कुल सही है, ये भी प्रचार किया था। अशोक ने जन कल्याण का कार्य किया, जैसे कि मैंने बताया कलिंग के बाद में इन्होंने ये काम किया था, तो ये भी सही है। अब पूछ रहा है तो लोगों को सताया था, ये नहीं, सताया नहीं था। एक क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, तो यहाँ पे ये जो सताना शब्द है ये गलत है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे कि देख सकते होंगे आप कि अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए क्या किया था। तो जो ये धर्म के प्रचार के लिए ना आप लुसेंट वगैरह में पढ़े होंगे कि अपने भाई को यहाँ पे श्रीलंका वगैरह भेजते हैं, तो ये देश विदेश में भ्रमण किया था, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है शहरी एवं ग्राम्य जीवन। तो इससे देख लेते हैं क्या कुछ आपके प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं। पहला सवाल आता है कि भारत में लौह का प्रयोग कब से शुरू किया गया था। तो जो लौह का प्रयोग यहाँ पे शुरू हुआ था ना वो 2500 वर्ष पहले से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था। तो जो यहाँ पे सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण कराया था ना वो चंद्रगुप्त मौर्य कराया था। बाद में जो यहाँ पे स्कंदगुप्त था, रुद्रदमन था, ये सब उसका जीर्णोद्धार करवाए थे। आपको ये भी याद होना चाहिए। अगला सवाल आता है कि पूर्व वैदिक काल में किसानों के कितने वर्ग थे। तो जो पूर्व वैदिक काल में थे यहाँ पे 3 में वर्ग में बांटा हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन नगर प्रशासनिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ पे तीनों बताना है कि कौन सा था यहाँ पे। जैसे कि पहला है प्रशासनिक भी था, व्यापारिक भी था और सांस्कृतिक केंद्र भी था। तो वो याद रखिएगा, वो जो था यहाँ पे पाटलिपुत्र था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल है कि ताम्र लिप्ति क्या था। तो जो ये ताम्र लिप्ति था ना ये एक बंदरगाह था, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आइएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि भारत में मुद्रा प्रणाली कहाँ से आई थी। तो ये भारत में मुद्रा प्रणाली जो चलता है ना ये यूनान देश से यहाँ पे आया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है कि रोमन व्यापारी कहाँ रहते थे। तो जो ये रोमन व्यापारी थे ना वो अरिका मेडू में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगला चैप्टर की तरफ। यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सुदूर देशों के संपर्क। पहला सवाल है कि शक जाति भारत में किस दिशा से आए हुए थे। तो जो शक आए हुए थे ना वो उत्तर की ओर से आए हुए थे। अगला सवाल है कि गंधार कला किससे प्रभावित हुई थी। तो जो गंधार कला थे वो यूनान से प्रभावित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कनिष्क ने कौन सा बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। तो चौथा बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था ना वो कनिष्क के काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ये सही उत्तर होता है। फिर आता है सवाल कि कई बौद्ध विहार केंद्र थे।
यहाँ पे जो मतलब मैक्सिमम जो बौद्ध विहार थे वो किस लिए बनाए गए थे, तो याद रखिएगा वो यहाँ पे कला के लिए नहीं और व्यापार के लिए नहीं, ये जो बनाए गए थे ना वो शिक्षा का केंद्र बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल जो है दिया गया कि इनमें से कौन चीनी यात्री नहीं है, आप लोग याद रखिएगा चीनी यात्री नहीं है के बारे में पूछ रहा है। फाहियान भी चीनी यात्री था, वेनसांग भी चीनी यात्री था, इत्सिंग भी चीनी यात्री था, यहाँ पे अलबरूनी जो था वो चीनी यात्री नहीं था, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया आपसे कि मुएंदार का अर्थ क्या होता है, तो मुएंदार मतलब मुखिया होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी बिल्कुल ये सही उत्तर होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का पहला, जैसे कि चैप्टर नंबर पहले देख लीजिए, तो 12 का नाम है नए साम्राज्य और राज। इसका पहला सवाल है यहाँ पे कि उत्तर भारत के कितने राज्यों को समुद्रगुप्त ने हराया था, तो याद रखिएगा उत्तर भारत के यहाँ पे 9 राज्यों को समुद्रगुप्त ने हराया था। अगला जो सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ पे थी, तो पहली राजधानी तो आपको पता होगा कि पहली राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र में थी, पटना में थी, और जो दूसरा राजधानी था ना वो उज्जैनी में यहाँ पे राजधानी था। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में ये चीज दिया गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है जो दूसरा राजधानी था वो उज्जैनी में था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आता है कुमार गुप्त ने कितने वर्ष तक शासन किया था, तो जो कुमार गुप्त ने शासन किया था वो 40 वर्ष तक शासन किया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था, तो जो पुलकेशिन द्वितीय था ये चालुक्य वंश का राजा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 5वां नंबर क्वेश्चन में जैसे आइएगा, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि दक्षिण भारत में भूमि प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे, तो वो भूस्वामित्व कहलाते थे, आप लोग याद रखिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि पल्लव राज्य में नगरम किनकी सभा होती थी, तो जो ये नगरम होता था ना वो व्यापारियों का, बिजनेसमैन का यहाँ पे एक सभा होता था जिसको नगरम बोला जाता था पल्लव काल में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्यभूति वंश का राजा कौन था, तो इसमें अगर देखिएगा ना तो यहाँ पुष्यभूति वंश का जो राजा था वो हर्षवर्धन था, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। 9वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां सवाल जैसे ही आइएगा ये दिया गया है, 9वां सवाल यहाँ पे कि एहोल अभिलेख में किसकी प्रशंसा अंकित है, तो जो एहोल अभिलेख में यहाँ पे प्रशंसा है वो यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ये कभी कभी ये भी सवाल डायरेक्ट पूछ देता है कि एहोल अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो याद रखिएगा पुलकेशिन से। इसको याद रखने का ट्रिक बताता हूँ, जो यहाँ पे होल है ना, होल मतलब, और यहाँ पे चाहिए इसको पुल, पुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, होल करते हैं। तो आप लोग इस टेक्निक से एक कीवर्ड से याद रख सकते हैं, ए होल, ओके होल से बात आ रहा है तो पुल बनाने के बात आ रहा है, यहाँ पे पुलकेशिन, आप लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को प्रवेश कैसे मिलता था, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय में यहाँ पे छात्रों को जो प्रवेश मिलता था ना वो सवाल जवाब पूछ कर मिलता था, तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में। यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है संस्कृति एवं विज्ञान। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, इस चैप्टर का पहला सवाल है। तो जो पुराणों की संख्या है सबको पता होगा, यहाँ पे 18 पुराण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर सवाल है कि मौर्य काल में घर किससे बनाए जाते थे, तो जो मौर्य काल का जो घर बना होता था ना वहाँ पे ईंटों का बनाया गया जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा यहाँ से आप लोग के लिए तीसरा सवाल स्टार्ट हो रहा है। तीसरा सवाल जो दिया गया है कि स्तूपों का निर्माण किस काल में हुआ था, तो जो स्तूप का निर्माण यहाँ पे स्टार्ट हुआ था वो जो हुआ था मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल है कि गंधार शैली का विकास कब हुआ था, तो जो गंधार शैली का विकास हुआ था वो हुआ था आपका कब में, यहाँ पे तो कुषाण काल में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है। 5वां नंबर सवाल है कि गुप्त काल में किसका विकास हुआ, तो जो गुप्त काल में जो हुआ था विकास ना, वास्तु कला का भी हुआ था, मूर्ति कला का भी हुआ था, शिल्प कला का भी हुआ था, तो यहाँ पे जो इनमें से सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6ठा नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा नंबर सवाल में जैसा एक सवाल दिया गया है कि रेखा गणित का विकास कब हुआ, किस काल में हुआ, तो जो यहाँ पे रेखा गणित का विकास हुआ था वो सिंधु काल में हुआ था, ऑप्शन ए आप लोग करेक्ट कीजिएगा इसको। अगला सवाल है 7वां नंबर सवाल की प्रौद्योगिकी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जो प्रौद्योगिकी यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हुए हैं ना वो दिल्ली से मिले हुए हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर आता है 8 नंबर क्वेश्चन की कालिदास
प्रमुखतः क्या लिखते थे? तो जो कालिदास लिखते थे ना, वो लिखते थे आपके क्या लिखते थे? नाटक लिखते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल आता है। अगला सवाल का जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है। कुछ दिन तक ये सब भारत में ट्रेंड कर रहा था ये शब्द। कौन सा शब्द है कि जो गर्भगृह होता है मंदिर में कहाँ पे स्थित होता है? तो याद रखिएगा जो गर्भगृह होता है मंदिर के अंदर में यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 10वां सवाल है कि दशावतार मंदिर किसकी प्रतिमा है? तो जो दशावतार मंदिर है ना वो भगवान विष्णु को समर्पित है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सर्वप्रथम किसकी रचना की गई? इनमें से देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है कि ऋग्वेद का, रामायण का, पुराण का या महाभारत का। तो जो इन चारों में से सबसे पहले यहाँ पे स्थापना किया गया था वो ऋग्वेद का किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो यहाँ पे दिया गया है कि शिल्पाधिकारम की रचना किस भाषा में की गई है? तो जो शिल्पाधिकारम जो है ना ये तमिल का एक ये चीज है, रचना है। तो याद रखिएगा तमिल भाषा में, ये बिल्कुल यहाँ पे ये राइट आंसर होता है। ठीक, यहाँ से जो स्टार्ट होता है लास्ट चैप्टर आपका क्लास 6 का स्टार्ट होता है हमारे इतिहासकार। जो भी यहाँ पे इतिहासकार हैं उनके बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। इसमें का जो पहला ही सवाल यहाँ पे आइएगा तो जो पहला सवाल दिया गया है कि प्रोफेसर काशी प्रसाद जायसवाल जो थे का संपर्क लंदन में किसके साथ नहीं हुआ था, यहाँ पूछ रहा है। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा वो महात्मा गांधी के साथ में नहीं हुआ था। बाकी सावरकर जी, श्याम कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, ये सारे लोग से यहाँ पे मिले थे। जब बुक पढ़िएगा तो उसमें दिया गया है। अगला सवाल है कि प्रोफेसर जायसवाल ने इंग्लैंड में कौन सी भाषा सीखी थी? तो ये जो भाषा सीखे थे ना वो चाइनीज भाषा सीखे थे। तो ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया है कि पटना में प्रोफेसर जायसवाल को किस क्षेत्र में ख्याति मिली? तो जो वो यहाँ पे ख्याति मिला था वो वकालत में मिला था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 1915 में किसकी स्थापना हुई? पटना संग्रहालय का या इतिहास परिषद का? तो नहीं, जो यहाँ पे 1915 में स्थापना हुआ था बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी का यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है कि प्रोफेसर जायसवाल मौर्यकालीन सिक्कों पर व्याख्यान देने कहाँ पे गए थे? तो ये जो गए थे ना वो लंदन में गए थे, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि प्रोफेसर जायसवाल इतिहासकार के साथ साथ क्या थे? तो जो यहाँ पे वो इतिहासकार के साथ साथ में लेखक भी थे, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन से डॉक्टर अल्तेकर के बारे में पढ़ने को मिलता है। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था अल्तेकर का? तो जो इनका जन्म हुआ था ना वो हुआ था 1889 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 8वां नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर अल्तेकर ने बीए की परीक्षा कहाँ से पास किया था? तो ये जो बीए का परीक्षा पास किए थे वो पूना से पास किए थे। डॉक्टर अल्तेकर ने किस विषय में एमए किया था? तो जो वो एमए किए थे ना वो संस्कृत भाषा से किए थे, आप लोग यहाँ पे इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया जैसे कि देख सकते हैं, डॉक्टर अल्तेकर को किस संस्थान में निर्वाचित किया गया था? तो जो उनको निर्वाचित किया गया था ना वो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के द्वारा यहाँ पे निर्वाचित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अल्तेकर न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के कितने बार यहाँ पे अध्यक्ष बने थे? न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी जानते हैं दोस्तों, न्यूमिस्मेटिक एक शब्द है जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, यह भी सवाल पूछा जाता है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। ठीक है, तो वो कितने बार यहाँ पे अध्यक्ष बने थे? तो वो जो बने थे यहाँ पे 2 बार बने थे, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा दिया गया है कि डॉक्टर अल्तेकर ने कब यहाँ पे अवकाश ग्रहण किया था? तो जो ये अवकाश ग्रहण किए थे वो 1997 ईस्वी में किए थे। ठीक है, आई होप कि आप बातें समझ गए। और यहाँ पे आपका जितना भी था क्लास 6 का चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे आप लोग का एमसीक्यूज यहाँ पे खत्म कर दिए। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर यहाँ पे अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लास 7 का जो आपका मैं यहाँ पे हिस्ट्री लाऊं उसमें और थोड़ा सुधार करके अच्छे से लेकर आऊं आपके लिए। तो आपका फीडबैक जितना ज़्यादा रहेगा मेरे को पता चलेगा कि ये वीडियो से आपका फायदा मिला है, तो उतना ही जल्दी आपका यहाँ पे क्लास 7, 8, 9, 10 का मैं करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।